महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल हुई है और ये हलचल हुई भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल, उनके और एमएनएस प्रमुख जो हैं राज ठाकरे, इन दोनों की मुलाकात को लेकर कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज जा रहा था कि कोई खिचड़ी अंदर अंदर पक रही है महाराष्ट्र की इन तीनों दलों की सरकार में। लेकिन असली खेल है बीएमसी के चुनाव को लेकर और बीएमसी का चुनाव आने वाला है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में वहां स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। राज ठाकरे को वो अपने विकल्प के रूप में देख रहे हैं कि एक अच्छा कट्टर नेता जो हिंदूवादी है वो राज ठाकरे हैं और इसलिए बीजेपी को भी लगता है कि राज ठाकरे के साथ अगर गठबंधन किया बीएमसी के चुनाव में स्पेशली तो कुछ लाभ मिल सकता है। तो राज ठाकरे से केवल बीजेपी के अध्यक्ष ने चंद्रकांत पाटिल जी ने यही बात बोली है कि राज ठाकरे जी, आपकी जो ये भाषा है बिहार वालों को लेकर और यूपी वालों को लेकर, अगर ये कट्टरवादिता छोड़ते हैं तो हम आपके साथ आएंगे, क्योंकि बीजेपी का जो एक सूत्री सूत्र है राजनीति का, वो मोदी जी के द्वारा दिया गया सूत्र यह है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल हुई है और ये हलचल हुई भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल, उनके और एमएनएस प्रमुख जो हैं राज ठाकरे, इन दोनों की मुलाकात को लेकर। और आपको बताएं ये जो अटकलें चल रही थी काफ़ी दिनों से, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर हम देख रहे हैं कि अब ये चल रहा है कि तीन दलों की जो सरकार है उनमें आपस में कुछ खटपट हमें सुनाई दे रही है और सबसे ज़्यादा शरद पवार की गुप्त मुलाकातें जो हुई हैं अभी बीजेपी के लीडरों से, जिसमें वो मिले थे अहमदाबाद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह से, फिर मोदी जी से मिले और इस तरह की मुलाकातों में ये मतलब निकाला जा रहा था कि आखिरकार शरद पवार क्यों मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज जा रहा था कि कोई खिचड़ी अंदर अंदर पक रही है महाराष्ट्र की इन तीनों दलों की सरकार में। लेकिन असली खेल है बीएमसी के चुनाव को लेकर और बीएमसी का चुनाव आने वाला है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में वहां स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, क्योंकि इन दलों की सरकार के रहते जिस तरह के बद इंतजाम वहां हुए, कोरोना काल में जिस तरह से मौतें हुई, जिस तरह प्रवासी मजदूरों के साथ अत्याचार हुआ, वो सब देखते हुए जनता ये लगभग तय कर चुकी है कि बीएमसी से इस बार शिवसेना का जो आधिपत्य है वो खत्म होना है। अब क्योंकि तीन दलों की सरकार मिलकर चल रही है और जिसमें करोड़ों रुपए की उगाही का मामला सामने आया था, ऐसे में नया विकल्प क्या हो, तो भारतीय जनता पार्टी को यदि किसी के साथ जाना पड़े तो वो कौन सी पार्टी हो जिससे उसे सबसे ज्यादा फायदा हो, कम से कम नुकसान हो। तो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का कहना यही है कि ऐसे में जब तीन दलों की जो सरकार है इसकी हम कार्यशैली देख रहे हैं और लोग इससे नाराज हैं, जिसमें शिवसेना है, एनसीपी है और कांग्रेस है। अगर हम एनसीपी के साथ जाते हैं तो भी जनता हमें कहेगी कि ये जो करोड़ों की वसूली चल रही थी, जो सचिन वजह को लेकर खुलासे हुए, जो परमवीर सिंह जो पुलिस कमिश्नर थे पहले, उनको लेकर जो एप्लीकेशन गई और सीबीआई में जांच चल रही है, आखिरकार कहीं ना कहीं एनसीपी भी उसमें जिम्मेदार है। तो बीजेपी को लगता है कि अगर एनसीपी के साथ जाते हैं तो नुकसान ज्यादा है और ऐसे में एक तीसरा विकल्प भी है और वो है एमएनएस के रूप में। क्योंकि एमएनएस में राज ठाकरे को आप देखिए, जब से वो बाला साहब ठाकरे से अलग हुए, जब से उनको शिवसेना ने बाहर का रास्ता दिखाया और इन्होंने अलग से एक अपनी पार्टी बना दी, तब से अभी तक कोई बहुत बड़ा चमत्कार एमएनएस नहीं कर पाई, क्योंकि ज्यादातर जो काडर है शिवसेना का वो उद्धव ठाकरे के साथ गया। लेकिन अब जब सत्ता में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनकर बैठे, उसके बाद से जो शिवसैनिकों ने परिवर्तन देखा कि चाहे वो मंदिर के मसले पर हो, राम मंदिर पर उल जलूल बयान दे रहे हैं, पालघर वाली जो साधुओं की हिंसा हुई थी उसमें इस शिवसेना ने कुछ नहीं किया, इसी तरह साधुओं की हत्या और हिंदू विचारधारा के छोड़ देने को लेकर जो मूल शिवसैनिक है वो अपने को ठगा महसूस कर रहा है। और ऐसे में कट्टर बयानबाजी या कट्टर हिंदुत्व अगर कहें तो शिवसेना का दूसरा रूप लोग ये राज ठाकरे के अंदर देखते हैं। और राज ठाकरे को अपना लीडर बनाने के लिए वो थोड़ा सा संकोच है, लेकिन बहुत सारे शिवसैनिक अब ये कहने लगे हैं
कि बाला साहब ठाकरे के बाद जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, इन दो में अगर हम देखते हैं कि कौन ज्यादा बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पे चलने वाला व्यक्ति है, तो वो आज लग रहा है कि वो विचारधारा को लेकर चलने वाला जो कट्टर व्यक्ति है वो राज ठाकरे ज्यादा है बनिस्बत उद्धव ठाकरे से। क्योंकि उद्धव ठाकरे जी की जो लैंग्वेज है, उद्धव ठाकरे जी ने जो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने शिव सैनिकों का जो मूल सिद्धांत है उससे जो समझौते किए हैं, यानी हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ दिया। जो आप देखिए उनके बयान देखिए कि मतलब देश हित में जो भी कोई बयानबाजी होती है, चाहे वो धारा 370 पे बोलेंगे, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री पे बोल देंगे, राम मंदिर पे भी उलझलूल बोला, तो लोगों को लग रहा है कि जिसके कारण से शिवसेना जानी जाती थी कट्टर हिंदुत्ववादी बात के लिए, वो उसने छोड़ दिया। लेकिन राज ठाकरे अभी भी अपनी लाइन पे स्टैंड कर रहे हैं और इसलिए शिवसेना के बजाय, ये शिवसेना का तो मतलब ही नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये एक सलाह है कि तीनों पार्टियों से, कांग्रेस से तो मतलब ही नहीं है, लेकिन एनसीपी से भी दूरी बना के रखे बीजेपी, तो महाराष्ट्र में फायदा है। चुनाव आना है, 2024 में भी लोकसभा का चुनाव होना है और हम देख रहे हैं कि इस बीच में संजय राउत की जितनी बयानबाजी है वो हमेशा केंद्र सरकार के विरोध में बोलते हैं, कभी कभी वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के विरोध में बोलते दिखाई देते हैं। और ऐसे में लगता है कि वो इन सब बातों को भुला पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब कांग्रेस के सहयोग के कारण वो जो सत्ता पाए हुए हैं, अब उनको लगता है कि कांग्रेस की विचारधारा को लेकर ही चलना पड़ेगा। और ये उद्धव ठाकरे की मजबूरी बेशक हो सकती है, लेकिन शिवसैनिक इससे नाराज हैं और इसलिए राज ठाकरे को वो अपने विकल्प के रूप में देख रहे हैं कि एक अच्छा कट्टर नेता जो हिंदूवादी है वो राज ठाकरे हैं। और इसलिए बीजेपी को भी लगता है कि राज ठाकरे के साथ अगर गठबंधन किया बीएमसी के चुनाव में स्पेशली, तो कुछ लाभ मिल सकता है। और इसलिए अगर उसको चुनना है शिवसेना, एनसीपी या एमएनएस में, तो ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि एमएनएस कम नुकसानदायक है। एमएनएस के साथ जाने में केवल एक दिक्कत है, जो चंद्रकांत पाटिल ने बोला भी है, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला कि एमएनएस की जो कट्टरवादिता है वो राज्यों के प्रवासी मजदूरों को लेकर है। आपको ध्यान होगा कि ये जो राज ठाकरे है ये बार बार एक बयान दे देते हैं कई बार बिहार के लोगों को लेकर कि यहाँ महाराष्ट्र का है, ये मराठों का है, ये महाराष्ट्र मराठों का है, यहाँ महाराष्ट्रियन रहेंगे, ये बिहारी आ जाते हैं, इनकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती है। इस तरह के एक दो बार उन्होंने बिहारी प्रवासी मजदूरों को लेकर बयान दिए थे, जिसके कारण हाल क्या हुआ राज ठाकरे का वो राज ठाकरे आज देख रहे हैं। चुनाव में उनको इज्जत बचानी भारी पड़ गई। तो ये जो हुआ है वो इस कारण से हुआ है कि इस कट्टरवाद को जो वो अन्य राज्यों की बात करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पूरे भारत के लोग वहां नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए या बॉलीवुड के अंदर काम करने के लिए, चाहे वो स्पोर्ट बॉय होगा, चाहे वो कोई गाड़ी चलाने वाला होगा, ज्यादातर यूपी के, बिहार के लोग वहां पर हैं। और ऐसे में अगर आप ये बात करोगे कि ये केवल महाराष्ट्र के लोगों का है, यूपी और बिहार वाले यहां अव्यवस्था करते हैं, तो इसका नाराजगी का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और इसलिए राज ठाकरे को वो खामियाजा भुगतना पड़ा कि उनको सत्ता बनाने की बात चल रहे थे, लेकिन इज्जत बचाने लायक सीट भी नहीं मिली। तो आज अगर राज ठाकरे को यह समझ में आ गया कि तुम्हारी जो ये भाषा है ये वैसे भी देश विरोधी भाषा है, क्योंकि आप किसी के राज्य के लोगों को इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते। जैसे दिल्ली है, देश कोई भी राज्य हो, आप अगर मान लीजिए आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप यूपी में आ जाइए, तो ऐसा थोड़ी है उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र का कोई आदमी नौकरी के लिए नहीं आया है, व्यापार के लिए नहीं आते हैं, संबंध नहीं है, सब कुछ है। और ये पूरा हमारा भारत एक भारत माता के बच्चे हैं। तो इस तरह की भाषा किसी राजनीतिक दल की भाषा नहीं हो सकती, और जो इस तरह की भाषा बोलता है वो गलत है। तो राज ठाकरे से केवल बीजेपी के अध्यक्ष ने, चंद्रकांत पाटिल जी ने यही बात बोली है कि राज ठाकरे जी, आपकी जो ये भाषा है बिहार वालों को लेकर और यूपी वालों को लेकर या महाराष्ट्र के अन्य राज्यों के लोगों को लेकर, इसके बारे में यदि आप ये बयानबाजी बंद करें और इसके बारे में
अगर ये कट्टरवादिता छोड़ते हैं तो हम आपके साथ आएंगे, क्योंकि बीजेपी का जो एक सूत्री सूत्र है राजनीति का, वो मोदी जी के द्वारा दिया गया सूत्र यह है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो भी पार्टी इस सूत्र पे चलने के लिए तैयार है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम उस पार्टी के साथ समझौता कर सकते हैं भविष्य के किसी भी चुनाव को लेकर। इतनी अगर बात करी है, अब बाला साहब ठाकरे की विचारधारा, वो हिंदुत्व की विचारधारा थी, उसको नहीं छोड़ना है। और उस विचारधारा में आप देखिए कि राम मंदिर की सपोर्ट शिवसेना ने की थी उस समय जब वो बाबरी ढांचा ढहाया गया था। बहुत बड़ी संख्या में शिवसैनिक आए थे बाला साहब ठाकरे जी के कहने के अनुसार। तो पूरा हिंदू समाज, पूरा हिंदू राष्ट्र, पूरा एक देश है ये, तो इसलिए लोगों का आग्रह है अब इसमें राज ठाकरे को तय करना है कि उन्हें चलना किधर है, उन्हें करना क्या है। उन्हें केवल 5-7 विधायक के साथ एक कोने में बैठे रहना है, या उनको अपनी पार्टी को पूरे महाराष्ट्र में उनको छाना है, जो कि एक चांस है। अगर वो अपनी इस विचारधारा पे चलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने बोली है, तो यह भी हो सकता है कि आगे आने वाले चुनाव में, अभी बीएमसी है और इसके बाद लोकसभा के चुनाव, और जिस दिन ये सरकार गिरेगी 3 दलों की, यह आपसी मनमुटाव में गिरेगी। आप देख लीजिए, क्योंकि जो ये 100 करोड़ वाला मामला है, सीबीआई में जांच चल रही है। अब यूं तो वो अनिल देशमुख भागे हुए फिर रहे हैं, जिस दिन वो सीबीआई के हत्थे चढ़ेंगे और राज दर राज खुलेंगे, निश्चित रूप से ये सरकार गिरेगी उसी दिन, क्योंकि बहुत राज उनके सीने में दफन है कि ये पैसे उगाकर जाते कहां थे, किन किन को ये हिस्सा बढ़ता था। और ये जब राज खुलेंगे, तो अभी तो सचिन वजह से राज खुलने बाकी हैं, अभी तो परमवीर सिंह जो पूर्व कमिश्नर है मुंबई के, उनसे राज खुलने बाकी हैं। और ये सारे राज जिस दिन खुले, इन लोगों पर प्रेशर जिस दिन बना, निश्चित रूप से उसमें कई बड़े बड़े लीडर जेल में जाना तय है। तो सरकार गिरेगी तो विधानसभा के भी आएंगे और लोकसभा के भी चुनाव आएंगे, और उस चुनाव में बीजेपी के साथ कौन सी पार्टी होगी, कहने को तो ऐसा भी अंदर अंदर लग रहा है जैसे कि मुलाकातों का दौर ये शरद पवार जी का चला कि एनसीपी साथ आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता की सोच ये है कि इन तीनों में से किसी पार्टी का संबंध ना करें, और एमएनएस का अगर हम सहयोग करते हैं, एमएनएस से सहयोग लेते हैं, गठबंधन करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को सम्मान भी मिलेगा और सीटें भी बढ़ेंगी। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की सलाह को अगर राज ठाकरे मानते हैं और वो सबका साथ, सबका विकास वाली बातों पे चलते हैं, तो निश्चित रूप से राज ठाकरे का भी कद बढ़ेगा, उनकी सीटें भी बढ़ेंगी, और अभी बीएमसी के चुनाव में भी उनका और ज्यादा प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। पिछली बार से ज्यादा सीटें वो ला सकते हैं, क्योंकि आपको बताऊं, बीएमसी के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग वोट के आधार पर वहां ये तय कर सकते हैं कि किसका राज बीएमसी के अंदर रहेगा। तो निश्चित रूप से ये गठबंधन होने के चांस लग रहे हैं, और ये गठबंधन यदि हुआ तो वाकई में एक नया एक गठबंधन महाराष्ट्र की जनता को मिलने वाला है। और इससे आपको बताएं, निश्चित रूप से नींद उड़ी है शिवसेना की और एनसीपी की। वंदे मातरम।